हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का पहला प्रश्न है हमारा, उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारी से पूरी तरह बचा जा सकता है। साल्मन हो गया, सार्डिन हो गया, स्वॉर्ड फिश और फ्रेश ट्यूना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेश ट्यूना जो मछली है उसको गर्भावस्था में अगर खाया जाए तो उससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि जो गर्भवती स्त्री है उसकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है और उसके साथ साथ उसे गर्भस्थ शिशु का भी पोषण करना पड़ता है। अतः गर्भवती के आकार के संबंध में निम्नलिखित जो उसका आहार है उसके संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो सबसे पहली चीज़ है कि उसका आहार कैसा हो, संतुलित हो। जो भी पोषक तत्व हैं वो सब संतुलित मात्रा में हो और उसके आहार में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, खनिज लवण तथा विटामिन ए, बी, सी, डी जो है और ई की मात्रा सामान्य से अधिक होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर गर्भावस्था के समय खाई जाने वाली मछली फ्रेश ट्यूना मछली है। अभिकथन, ये आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसको पहले इससे पहले प्रश्न हम देखेंगे। दैनिक आहार में 4-5 फलों और सब्जियों को शामिल करना गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक। दूसरा है, फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल प्रचुर मात्रा में होता है जो कोशिका के ऑक्सीडेंटिव दबाव को कम करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने दो चीज़ें बताई कि ए और आर दोनों गलत है। पहला क्या है, ए और आर दोनों गलत है और दूसरा है ए और आर दोनों सही है। सी में है ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ए और आर दोनों सही है। दैनिक आहार में 4-5 फलों एवं सब्जियों को शामिल करना गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल करता है, जो क्योंकि उसमें जो भी आपके विटामिन्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर की जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसका विकास करते हैं। फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। बिल्कुल होते हैं, जो कोशिकाओं के ऑक्सीडेंटिव दबाव को कम करने में मदद करते हैं। तो ये आपका असर्शन और रीजन यहाँ दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग और यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि संचार की जो ये आपकी विधि प्रदर्शनी आयोजन है ये किसमें यंत्रों से जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, प्रदर्शनी का आयोजन जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें बहुत ही अच्छे से उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्केल जिसे जो आपके सेमेट्रिक स्केल भी कहते हैं वो क्या है? स्टेपल स्केल, बलपूर्ण स्केल, लिकर्ट स्केल या अपेक्षाकृत स्केल? तो ये जो है आपका सेमेट्रिक स्केल और आपकी ये लिकर्ट स्केल ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सब्जियों का मिलान सूची 2 में वर्ण के पिगमेंट्स के साथ में करें। जो सब्जियां यहाँ पे दी हुई हैं किसके साथ में क्या पाया जाता है, इसका आपको मिलान करना है। तो कद्दू है, स्ट्रॉबेरी है, चुकंदर है और प्याज है। एंथोसाइनिन, केरोटिनॉइड्स और एंथोजेथिनस और बेटिलिनम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें मिलान करना है तो कद्दू जो है उसमें क्या हो जाएगा, आपके बेटिलिनस हो जाएंगे। तो ए का हमारा कौन सा सही हो जाता है? ए का हमारा चौथा सही हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी में एंथोसाइनिन क्या हो गया, एंथोसाइनिन हो गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो 1 है वह करेक्ट हो जाएगा। तो ये बी का हमारा पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद सी की बात करें तो चुकंदर है, जो हमारा चुकंदर में क्या है, तो इसमें हम सभी जानते हैं क्या है, आपका एंथोजेंथिनस। हाँ, एंथोजेंथिनस किसमें है? चुकंदर में है। और बेटिलिनस अब क्या बचता है हमारा, बेटिलिनस किसमें, आप
सॉरी बेटिलिनस तो चार पे हो गया। और अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज में क्या कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 चुकंदर में हमारा आपका जैंथीनस था, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में प्याज में क्या था हमारा कैरोटीनॉइड्स, तो ये नंबर 2 पर आ जाएगा। 4 1 3 2 हम कूट की तरफ देखेंगे तो 4 1 3 2, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। अगला है हमारा, जन्म के समय नवजात शिशु का रोना इसलिए होता है, रक्त प्रवाह उत्तेजित करता है, श्वास प्रक्रिया उत्तेजित करता है, शिशु तुरंत दूध मांगता है, उसे दर्द होता है। तो ये क्या है आपका कि जो नवजात शिशु है वो उसका जो क्रंदन है वो किस कारण से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, श्वास प्रक्रिया उत्तेजित करता है। हाँ, और इसमें क्या है, यह जो रोना है यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इससे रोने से क्या होता है, फेफड़े फूल जाते हैं, जिससे श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय प्रारंभ में श्वसन गति 40-45 प्रति मिनट होती है और यह सप्ताह के अंत तक जो गति है यह कम होकर 35 मिनट रह जाती है। तो यह जो श्वसन गति की बारे में कह रहा है, दिल धड़कने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, श्वसन गति की बात कर रहा है यहाँ पर। तो वैसे अगर हम कहें कि जैसे हम लोग हैं वयस्क हैं तो हमारी कितनी श्वसन गति होनी चाहिए 1 मिनट में कितनी बार हमको, तो 16 से 18 बार। वैसे ये है, यही ज़्यादा ऑप्शन में पूछा जाता है, 16 से 18 बार रहता है ऑप्शन में। अगर 16 से 20 भी आपको दिखता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एडल्ट के लिए हो जाता है। पेशियां किसके जमाव के कारण थक जाती हैं, लैक्टिक एसिड के, एसिटिक एसिड के, सेट्रिक एसिड के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेशियां किसके जमाव के कारण थक जाएंगी, तो मांसपेशियां जो है हम सभी जानते हैं किसका, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थक जाती हैं, उससे थकान महसूस होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। अगला है पेशी तनाव, टेटनी नामक रोग, जो टिटेनी नामक रोग होता है उसमें क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होता है, आपका शरीर में सोडियम का स्तर कम होने लगता है, शरीर में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से यहाँ पर अधिक हो जाता है और यहाँ पर कम हो जाता है। ये ऑप्शन में ये दो चीज़ें दी गई हैं कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शरीर में ग्लूकोज का स्तर, सॉरी गलती से ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी, शरीर में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पेशी तनाव या टेटनी नामक रोग है वह शरीर में कैल्शियम के स्तर को कम होने से होता है। कैल्शियम की अधिक मात्रा शरीर के ठोस तंतुओं में पाई जाती है, जैसे हड्डी व दांत। प्रतिशत कैल्शियम रक्त, मांस, जिगर व हृदय में रहता है। कितना प्रतिशत, 1% जो कैल्शियम है वह रक्त, मांस और जिगर व हृदय में रहता है। कैल्शियम भ्रूण के विकास के समय हड्डी का निर्माण होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, प्रोटीन, कोलेजन व कार्बोज के साथ मिलकर कैल्सिफिकेशन की क्रिया से हड्डी ठोस व मजबूत होती है। तो ये तो कैल्शियम के कार्य मैंने बताए। जो पेशी तनाव नामक जो रोग होगा वह शरीर में कैल्शियम स्तर के कम होने से हो जाता है। नेक्स्ट है काफ़ी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ऐंठन क्यों होती है, एसिटिक एसिड के उत्पाद के कारण, लैक्टिक एसिड के उत्पाद के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पाद के कारण, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पाद के कारण। तो अभी लैक्टिक, इससे पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारे पास, तो उसमें क्या लैक्टिक एसिड के उत्पाद के कारण मांसपेशियों में क्या होता है, ऐंठन होने लगती है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जब काम करते हैं तब भी हमारी मांसपेशियां बहुत थक जाती हैं, और बहुत मतलब व्यायाम करने पर भी ऐसा होता है। जो लोग एक्सरसाइज स्टार्टिंग में करते हैं तो उन्हें 2-3 दिन देखिए कितनी ज़्यादा दर्द होती है, तो वो सब इसी कारण से होता है। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी कौन सी है, बैठने और खड़े होने की स्थिति में? पहला है कंकाल मांसपेशी, दूसरा है कोमल मांसपेशी, तीसरा है हृदय मांसपेशी, या चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए कौन सी आवश्यक, कंकाल मांसपेशी आवश्यक भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है।
अगला प्रश्न है, मर्सराइजिंग से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है, मजबूती में बढ़ोतरी होती है, चमक में बढ़ोतरी होती है, पानी सोखने की क्षमता होती है और रोएदार सतह होती है। तो जो मर्सराइजिंग की प्रक्रिया है वो क्या होती है, ये आपकी ग्लेजिंग मतलब चमक के लिए होती है। मतलब उसमें चमक, और मुख्य रूप से जो इससे क्या होता है, जो वस्त्र है वो क्या होता है, चिकना चमकदार हो जाता है। और यह मुख्य रूप से मर्सराइजिंग किसमें की जाने वाली प्रक्रिया है, या कॉटन पर की जाने वाली प्रक्रिया है। उससे क्या होता है, रेशे फूल जाते हैं और वस्त्र की जो मतलब सतह है उसमें क्या हो जाता है, शाइनिंग आती है, और साथ ही साथ इसमें वस्त्र की मजबूती भी मर्सराइजिंग से बढ़ती है। लेकिन जो मर्सराइजिंग का जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से किस पर किया जाता है, आपके कॉटन पर किया जाता है। अगला है, रंजक पदार्थ में 3 प्राथमिक रंग हैं। रंजक पदार्थ में कौन कौन से 3 प्राथमिक रंग हैं, उसमें है आपका, पहले में है लाल हरा पीला, नारंगी हरा बैगनी, और लाल पीला नीला, या काला सफेद धूसर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है, लाल पीला नीला। ठीक है, लाल पीला नीला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर है। इन्हीं 3 रंगों के सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार के रंग बनते हैं, और लेकिन ये जो तीनों रंग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसमें क्या है, हमारा लाल है, अगर हम बात करें क्या है, लाल पीला और नीला। ठीक है, तो यहाँ पर रेड हो गया हमारा, यहाँ पर येलो हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका होता है। अगला है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सामाजिक है, भौतिक है, शैक्षिक है, भौतिक है, सामाजिक है, इनमें से सभी। जो प्रसार शिक्षा है उसका उद्देश्य बिल्कुल शैक्षिक भी है, सामाजिक भी है और भौतिक भी है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, इनमें से सभी, वह क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन जो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया है वह ग्रामीण परिवेश में भी परिवेश के लिए आवश्यक है। सॉरी, यहाँ पर भौतिक लिखा है तो ये नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ पे आंसर कुछ गलत दिया हुआ है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शैक्षिक शिक्षा प्रदान करना, ये तो ठीक है कि अपने रोजमर्रा की, लेकिन भौतिक उसका उद्देश्य नहीं होगा। तो इसलिए इनमें से सभी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। सबसे करेक्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रसार शिक्षा समाज के उत्थान के लिए दी जाने वाली शिक्षा है, जिससे उनके ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर पर में क्या हो, जीवन स्तर क्या ऊंचा उठ सके। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक खरीदारी और उपभोग व्यवहार को प्रभावित करता है। कौन सा ऐसा कारक है जो कि खरीदारी जो हम और उपभोग व्यवहार को प्रभावित करेगा। मतलब जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं और हम उपभोग करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उसके व्यवहार को। घरेलू इकाई परिवार की संरचना, बी है आपका पारिवारिक चक्र में चरण, सी है आपका पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, परिवार की संरचना भी खरीदारी पर प्रभाव डालेगी। ठीक है, पारिवारिक चक्र में चरण, अगर हम परिवार के विस्तार वाले चक्र में हैं तो वहाँ पर तो क्या हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। परिवार की निर्णय प्रक्रिया, किस तरह से हमारे परिवार में जो डिसीजन मेकिंग है वो किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करना चाहती है, किन पर कम खर्च करना चाहती है, ये भी उस पर प्रभाव डालेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर गर्भाधान की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, गर्भाशय में संपन्न होती है, डिंबाशय में संपन्न होती है, या वैजाइनल कैनल में संपन्न होती है। तो ये बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल आप इसको रट लेंगे। क्या जो गर्भाधान की प्रक्रिया है वो कहाँ आरंभ होती है, या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ठीक है, जो यह डिंबवाहिनी के एम्यूला भाग में संपन्न होती है। किसमें, डिंबवाहिनी के, मतलब जो डिंबवाहिनी है उसके कौन से भाग में, उसके एम्यूला भाग में प्रारंभ होती है। प्रत्येक अंडाशय में एक एक नलिका शुरू होती है जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसे ही फैलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी कहा जाता है। यह अंडाणुओं और गर्भाशय में पहुंचाती है, तथा जब अंडाणु अंडाशय से देह गुहा में आ जाता है तो यह अपने पूर्व परिपक्व नहीं होता, जो यहीं पर
परिपक्व होता है, निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी में संपन्न होती है। ठीक है, अगर निषेचन की क्रिया पूछता है कहाँ पर संपन्न, तो फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी में संपन्न होती है। अगला है हमारा अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है। ये टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। फर्नीचर को ढकने में, फर्श के बिछावन में, पलंग पर बिछाने में या उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर अपहोस्ट्री जो है यह फर्नीचर से संबंधित है, इसलिए क्या ये फर्नीचर से ढकने में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे फर्नीचर को जिंदगी तो बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो आपके कक्ष की सुंदरता है उसमें भी वृद्धि होती है। जो अपहोस्ट्री है उसका मुख्यतः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फर्नीचर की जिंदगी में बढ़ोतरी करना, अर्थात फर्नीचर को मजबूत एवं टिकाऊ बनाना, फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ाना तथा कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना। ये इसके जो हो गए, ये उसकी विशेषताएं हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये अपहोल्स्ट्री जहाँ भी प्रश्न आए तो वो फर्नीचर से ही संबंधित है। इनमें से कौन सा पूरक रंग योजना नहीं है? इसमें कौन सी पूरक रंग योजना नहीं है? पीली बैगनी, नीला केसरी, हरा लाल या लाल बैगनी। हाँ, तो इसमें कौन सी पूरक रंग योजना, जब आप, मैंने रंग पर अलग से लेक्चर बना रखा है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएं, वहाँ पर अच्छे से आप देख सकेंगे। और हाँ, अगर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है जो ये पीले और बैगनी है, यह पूरक रंग योजना नहीं है। अगला है फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है? बारोक शैली का कौन सा काल है फर्नीचर के इतिहास में? तो यहाँ पर जो करेक्ट, पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 600 से 1900 तक, और आपका 1550 से 1750 तक, 1715 से 1775 तक, 1775 से 1800 तक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 1775 से 1800 का जो समय है वह कौन सा है? बारोक शैली का काल है। और यह किससे संबंधित है? फर्नीचर के इतिहास से संबंधित है। अगला है इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है मांसपेशियों की थकान को, हड्डियों के बीच का इलेक्ट्रिक फेनोमेना को, या मांसपेशियों के बीच के इलेक्ट्रिक फेनोमेना के, या टिश्यू की इफिशियंसी को। तो जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है वो मापती है आपके टिश्यू की एफिशिएंसी, नहीं, यहाँ पे मांसपेशियों के बीच का इलेक्ट्रिक फेनोमेना को मापती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। अगला है बाइक्वाश, जो आपकी बाइकशापिड वाल्व बीच में स्थित होती है, किसके? बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के, दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के, बाएं अलिंद तथा दाएं अलिंद के, बाएं निलय तथा दाएं निलय के। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होता है जो द्विदलीय है आपका बायोस्पिड वाल्व, वह बाएं अलिंद तथा दाएं अलिंद के बीच स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका जो द्विदलीय जो है, मतलब डबल की बात हो रही है, तो बाई जैसे मोनो आपका यहाँ पे बाई मतलब दो, ठीक। तो यहाँ पर बाएं अलिंद तथा दाएं अलिंद के बीच में स्थित होती है। जो हमारा मानव हृदय जो है वो कितने 4 कोष्ठों में विभाजित है, मतलब 4 भाग में विभाजित है। और जो एक दूसरे से किसमें, जैसे दरवाजे जैसे पटों से विभाजित होता है, और ऊपर के जो दोनों छोटे एवं पतले होते हैं, और जिन्हें क्रमशः बायां तथा दायां अलिंद कहता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? बायां एवं दायां अलिंद कहलाता है, और नीचे क्या होता है? निलय, ठीक है। तो बायां और जो आपका दायां तथा बायां निलय होता है। प्रत्येक निलय तथा अलिंद के मध्य छिद्र होता है, जिससे कि अलिंद निलय, जिसमें क्या होते हैं? अलिंद निलय कपाट होते हैं, मतलब कपाट में समझ रहे हैं, दरवाजे होते हैं। तो इस तरह से वह डिवाइड होता है, और ये कहाँ खुले होते हैं? निलय की तरफ खुले होते हैं। इस प्रकार इन कपाटों से होकर रुधिर केवल अलिंद से निलय की ओर जाता है, विपरीत दिशा में नहीं। दायां छिद्र त्रिदलीय तथा बायां छिद्र द्विदलीय कपाट से सुरक्षित रहता है। तो ये मैंने आपको जो चारों चैम्बर्स हैं उनके बारे में बता दिया। जो आपकी 2 द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं? तो 2 द्वितीयक रंगों को मिलाने से तृतीयक श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। तो ये पूछा है मध्यम, द्वितीयक, तृतीयक। तो 2 द्वितीय रंगों को मिलाएंगे तो तृतीयक श्रेणी का रंग प्राप्त होता है। अगर हम प्राथमिक रंग की बात करें तो हमारा कौन कौन सा हो जाता है? प्राइमरी कलर्स में हमारा हो जाता है, एक तो हो जाएगा पीला, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, पीला, लाल हो गया आपका, रेड हो गया,
और नीला, ब्लू हो गया, ठीक है। तो पीला, लाल और नीला। और जब द्वितीयक कलर की बात करें तो दो प्राथमिक कलर को मिला करके किसका निर्माण होता है? द्वितीयक कलर का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके द्वितीयक रंग कौन कौन से इसमें बन जाते हैं? जब लाल और नीला मिलाएंगे तो बैगनी, और पीला और लाल मिला देंगे, हाँ, पीला आपका और लाल मिला देंगे तो वहाँ पे सॉरी, ये पी क्यों लिखा है? लाल, नीला और पीला, हाँ, लाल आपका रेड हो गया, और नीला हो गया, और पीला हो गया, ब्लू हो गया, अच्छा पीले पे पी हो गया, येलो, ठीक है, येलो कलर है, सॉरी, यहाँ पर ये कौन सा है? आपका येलो कलर है। तो आप जैसे कि लाल और नीले को मिलाएंगे तो लाल और नीले को मिलाएंगे, जब इसको मिलाएंगे तो किस रंग का निर्माण होगा? बैगनी रंग का। और पीले और लाल को मिलाएंगे तो नारंगी रंग बनेगा, ठीक है। पीला और लाल मिलाएंगे तो कौन सा? नारंगी रंग, ऑरेंज कलर बन जाएगा। पीले और नीले रंग के संयोजन से पीला और नीला रंग दोनों को मिला करके किससे? हरे रंग का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपके द्वितीय कलर हो जाते हैं। और तृतीय कलर की बात करें तो तृतीय कलर में जो दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से बनाया जाएगा, जैसे एक साथ में पीला नारंगी, हरा नीला, इस तरह से अलग अलग से कलर बनेंगे। अगला है हमारा भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना कहलाता है। आमुखीकरण, भौतिक विशेषताएं, और इसमें दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, यहाँ उसको मैंने नहीं लिया क्योंकि वो आंसर में नहीं था। तो विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा की बात और इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन, मतलब आमुखीकरण कहलाता है, ठीक है। सामने से आता है तो क्या वो आमुखीकरण कहलाता है। क्योंकि जब हम घर जब बनाते हैं तो उस समय इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि सूर्य किस दिशा में उगेगा, कैसे हमारे घर में धूप पड़ेगी, कैसे हमें अपना घर ऊंचा नीचा किस तरह से बनाना, तो वो क्या कहलाता है? आमुखीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ आज का जो हमारा ये सेशन था वो ख़त्म हुआ। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। पढ़ते रहें। ओके, बाय।